नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। जापान के टोक्यो में होने जा रहे ओलंपिक खेलों में हिंदुस्तान को बहुत उम्मीदें हैं। लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस ओलंपिक में भारत इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। सबसे ज्यादा पदक की उम्मीद कुश्ती में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट से है। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में 7 सदस्यीय भारतीय कुश्ती दल में 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में जब हिस्सा लेंगे तो उन पर उम्मीदों का भारी बोझ होगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक जा रहे भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए वर्चुअल बातचीत की है। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को प्रदेश सरकार 6 करोड़ रुपए का इनाम देगी। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के ऐसे 10 खिलाड़ियों का जिक्र किया है जो कि टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, रक्षा मंत्री और संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ और नए मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी संसद सत्र की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस सत्र में विपक्ष के पास महंगाई, कोरोना की दूसरी लहर, 5 विधानसभाओं के चुनाव के नतीजे समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। ऐसे में नए मंत्रियों को संसदीय कामकाज और विपक्ष के मुद्दों से निपटने को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में मंत्रिमंडलीय सदस्य, समिति के अन्य सदस्यों के अलावा पार्टी और नए बने मंत्रियों को भी बुलाया गया था। हरियाणा के राज्यपाल रहे सत्यदेव नारायण आर्य ने आज त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण कर ली। आपको बता दें, इसके पहले वे हरियाणा के राज्यपाल थे, जहां से उन्हें त्रिपुरा भेजा गया। इसके पहले हरियाणा के राज्यपाल रहे कप्तान सिंह सोलंकी को त्रिपुरा भेजा गया था। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अब हरियाणा के नए राज्यपाल हैं। वो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और आपको बता दें, वैसे तो भारत के संविधान के मुताबिक राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इसी प्रकार राज्यपाल को 5 सालों के कार्यकाल से पूर्व किसी दूसरे प्रदेश में तबादला करके वहां राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल का दूसरे राज्य में कार्यकाल 5 साल में से शेष बची अवधि के लिए होता है। मैं सत्यदेव नारायण आर्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक त्रिपुरा से राज्यपाल के दायित्वों का निर्वहन करूंगा और अपनी पूरी निष्ठा से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं त्रिपुरा की जनता की सेवा कल्याण के लिए तत्पर हूँ। आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि तेलंगाना पीने और सिंचाई के पानी में उनके वैध हिस्से को नहीं मुहैया करा रहा। इस याचिका के मुताबिक तेलंगाना की श्रीशैलम बांध परियोजना के कारण पानी की मात्रा गंभीर रूप से कम हो गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने तेलंगाना से इसे रोकने की मांग की, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। याचिका के मुताबिक इससे आंध्र प्रदेश राज्य के लोगों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि श्रीशैलम बांध परियोजना के साथ साथ नागार्जुन सागर परियोजना और पुलिचिंतला परियोजना जैसे अन्य परियोजनाओं में पानी की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। वकील महफूज ए नाजकी के जरिए दायर याचिका में कहा गया कि 2014 में पुनर्गठन होने और समय पर शीर्ष परिषद बनने के बावजूद KRMB बोर्ड का अधिकार क्षेत्र, जिसे 2014 अधिनियम की धारा 87 के तहत घोषित किया जाना था, उन्हें अधिसूचित नहीं किया गया। ये तेलंगाना और उसके अधिकारियों की ओर से अवैध कृत्यों के परिणाम स्वरूप गंभीर संवैधानिक मुद्दा पैदा कर रहा है। पूरे देश में डेल्टा वेरिएंट के बाद अब कप्पा वेरिएंट का कहर जारी है और इस बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के कुल 11 मामले आए हैं। ये वेरिएंट डेल्टा और डेल्टा प्लस जितना खतरनाक नहीं है।
राजस्थान में कोरोना की स्थिति अब नियंत्रण में है, तो वहीं उन्होंने कहा कि वेरिएंट का पता लगाने के लिए टेस्ट लगातार जारी है। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये माइल्ड है, डेल्टा और डेल्टा प्लस की तुलना में कप्पा वेरिएंट ये माइल्ड वेरिएंट है। 4 केसेस तो इसके अलवर में आए, 4 जयपुर में आए, 2 बाड़मेर में आए और 1 भीलवाड़ा में आया। कुल 11 केसेस राजस्थान में रिपोर्ट हुए हैं। हमने जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की एसएमएस हॉस्पिटल में, और हमारे जो वेरिएंट्स का पता लगाने के लिए टेस्टिंग चलती रहती है। तो कल परसों जो टेस्ट हुई है उनकी रिपोर्ट आई, उसमें ये कप्पा वेरिएंट के 11 केसेस राजस्थान में पाए गए। कितना सा सीरियस है इसमें? ये माइल्ड है, जानलेवा नहीं है, और लक्षण तो इसमें भी वही आते हैं, उल्टी होना, खांसी होना, बुखार होना। तो ये जो लक्षण कोविड के हैं वही इसी में आते हैं। लेकिन जिस तरह से डेल्टा और डेल्टा प्लस डेंजरस है, ये उतना डेंजरस नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसमें लक्षण कभी नजर आते हैं, कभी नजर नहीं भी आते हैं। किसी एज के ग्रुप को भी टारगेट करता है या फिर किसी के लिए भी है ये? नहीं, एज की बात नहीं है, ये तो जनरल है। और राजस्थान में तो वैसे तो कोविड की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। अब दृष्टिकोण से सर, देखिए, सरकार ने एसओपी में छूट दी है, वो इसलिए तो दी नहीं है कि आप बिल्कुल लापरवाह हो जाएं। सेकेंड वेव से पहले भी हम बार बार पूरे राजस्थान के लोगों को आगाह कर रहे थे कि आपने सावधानी छोड़ी और दुर्घटना घटेगी। और जितनी लापरवाही की किस्से सामने आए, चाहे वो सार्वजनिक समारोह हो, शादियां हो, राजनीतिक पार्टियों के प्रोग्राम्स हों, उसी का परिणाम था कि खतरनाक रूप से डेल्टा वेरिएंट के रूप में सेकेंड वेव को हमको सामना करना पड़ा। और जिस ढंग की ऑक्सीजन की मारामारी रही, बेड्स की कमी रही, और लोगों की जिंदगी गई, अकेले 2 महीने में 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब फिर जब केसेस नियंत्रण में हैं, अब राजस्थान में 613 के करीब एक्टिव केसेस रह गए और मृत्यु भी 0 आ रही है प्रतिदिन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान वो बढ़ती महंगाई और केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए दिखाई दिए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गलत नीतियों का पहले नोटबंदी किया, फिर जीएसटी लगाया, फिर लॉकडाउन गलत ढंग से लगाया, और इसके कारण से ये महंगाई बढ़ रही है। और सबसे बड़े महंगाई बढ़ने का कारण पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल के भाव गिर गए हैं, तब पेट्रोल और डीजल के बीच में कंपटीशन हो रहा है, कौन ज़्यादा आगे आता है। पेट्रोल तो सेंचुरी पार कर चुका है और डीजल भी उसके पीछे पीछे पहुंच रही है। तो लगातार जो महंगा, और पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और उसके कारण से लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो सरकार के गलत नीतियों का ये परिणाम है, जिसके कारण से महंगाई बढ़ रही है। ये प्रदेश नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या है। पूरे देश में रासायनिक खाद के, खासकर डीएपी, यूरिया की भारी किल्लत है। भारत सरकार पूर्ति नहीं कर पा रही है। डिमांड पिछले साल की तरह इस साल भी भेजा गया है, लेकिन उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है। यूपी और मध्य प्रदेश में तो 50% रासायनिक खाद भेजे गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में उससे भी कम रासायनिक खाद भेजे गए हैं। तो ये सरकार दुर्भावना से काम कर रही, केंद्र की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय कर रही है, और लगातार डिमांड के बाद भी पूर्ति भारत सरकार नहीं कर पा रही है। 2 संवैधानिक प्रमुख तो हमेशा मिलते रहते हैं, और बहुत सारे बिल के बारे में भी चर्चा करनी थी, और राज्यपाल महोदया की तरफ से भी कुछ इश्यूज थे जिसके बारे में उन्होंने बात की। और जैसे कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए, वो जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत सारे लोग फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ हमारी सरकार आने के बाद फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ कार्रवाई की गई। आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग जाके कोर्ट में स्टे ले आते हैं और नौकरी कर रहे हैं। उसके लिए भी अर्जेंट हियरिंग हमने लगाया हुआ है। न्यायालय से गुहार किया कि उसके अर्जेंट हियरिंग हो जाए, ताकि जल्दी से जल्दी उन पर फैसला आ सके। पेंडिंग बिलों को लेकर कुछ सहमति बनी? पेंडिंग बिलों के बारे में भी चर्चा हुई, और उसमें कुछ तो पेंडिंग बिल हैं, उसमें उन्होंने, यही भारतीय जनता पार्टी है। जब नसबंदी का कार्यक्रम चला था तो ये लोग विरोध किए थे,
यदि 70 के दशक में यदि नसबंदी को यदि उसी को आगे बढ़ाते तो आज ये जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती। लेकिन उस समय तमाम विपक्ष के लोग उसको मुद्दा बनाया और 77 के चुनाव के समय ये प्रमुख मुद्दा था नसबंदी, और उसके कारण से जो जनसंख्या नियंत्रण है करने में वो कार्यक्रम पूरा प्रभावित हुआ था। आज इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए यदि कानून बना दें तो कानून से कोई समस्या का हल तो होना नहीं है जब तक के लोगों में अवेयरनेस ना हो। जन जागरण बहुत ज़रूरी है और बहुत से परिवार हैं, चाहे वो गरीब तबके के लोग भी हैं, वो लोग भी 1 या 2 बच्चे ही उसका महत्व समझ रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़े लिखे और उनके भी जीवन स्तर में सुधार हो। तो इस बात को गरीब से गरीब आदमी भी उसको समझ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जन जागरण चलाना चाहिए, केवल राजनीति करने के लिए ये कानून नहीं बनाना चाहिए। पहले भी नारा था हम दो हमारे दो, 2 या 3, तो वो जो अभियान है उसे फिर से चलाया जाना चाहिए और जन जागरण के माध्यम से ही इसे रोका जाए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घटनाओं को टालने के लिए जनता और जनप्रतिनिधियों को सजग रहने की सलाह देते हुए कहा कि सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। पिछले दिनों की 2 घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाज विरोधी, देश विरोधी कृत्य करने वालों के मंसूबों को कतई पूरा नहीं होने दिया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र की 370 परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा प्रतिनिधित्व चुनेंगे तो अच्छा विकास होगा। सरकारें पहले भी थीं, लेकिन लूट खसोट अराजकता की थीं। आज विकास की योजनाओं का लाभ गरीब को सीधे मिल रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स पहले शोषण का शिकार होते थे, आज शासन की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 93.89 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत निराकरण के निर्देश दिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में विद्या भारती मध्य क्षेत्र के नवनिर्मित भवन अक्षरा का लोकार्पण किया। विद्या भारती मध्य क्षेत्र के नवनिर्मित भवन अक्षरा का लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में शिक्षा क्षेत्र को लेकर कुछ बातें भी कही। आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश में अभी कोरोना नियंत्रण में है, परिस्थिति पर हम पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। अभी रोज पॉजिटिव प्रकरण 20 के आसपास पूरे प्रदेश में आ रहे हैं और एक्टिव केस भी हमारे 250 के आसपास है। बाकी गतिविधियां हमने चालू की है। तीसरी लहर से निपटने की हम तैयारी कर रहे हैं, सारी सावधानियां रख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे हमारे विद्यालय महाविद्यालय बंद होने के कारण बहुत दिनों से अध्ययन नहीं कर पा रहे। ऑनलाइन या वर्चुअल में वो बात नहीं आ पाती जो एक्चुअल में आती है। कुंठित भी बच्चे हो रहे हैं, स्कूल संचालक भी परेशान हैं और इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम परिस्थिति पर पूरी नजर रखते हुए अब विद्यालय महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। उसके पहले चरण के रूप में हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा उसमें 50% क्षमता के साथ हम। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब और उत्तराखंड में चुनावी बिगुल फूंकने के बाद 2 दिवसीय यात्रा पर गोवा पहुंचे और इस दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य के लोगों के साथ धोखा हुआ है। गोवा को साफ सुथरी राजनीति चाहिए। केजरीवाल ने कहा कि इस बार गोवा बदलाव चाहता है। दिल्ली को फ्री बिजली तो गोवा को क्यों नहीं।
साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और दल बदलू की घटिया राजनीति खत्म करनी है। अब तो भाजपा कांग्रेस में फर्क नहीं है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जो कहता है वो करता है। उन्होंने 4 गारंटी का योजना ऐलान करते हुए कहा कि पहली गारंटी हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, सभी बिजली बिल माफ करेंगे। तीसरी गारंटी 24 घंटे गोवा को बिजली देंगे। चौथी गारंटी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पिछले 1 साल से खूब जमीन के ऊपर घूम रही है, गांव-गांव में जा रही है, घर-घर में जा रही है, लोगों के बीच में जा रही है और लोग कहते हैं कि साहब हमारे काम कराने नहीं गए थे ये, या तो पैसे के लिए गए थे या पोजीशन के लिए गए थे। लोग पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे। लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से ये गए थे। और पिछले 10 दिन से गोवा के अंदर जब से हमने ये कैंपेन छेड़ा है, विश्वासघात जो लोगों के साथ, गोवा के लोगों के साथ हुआ, दोनों पार्टियों ने किया और उन एमएलएज ने किया। आई थिंक हमने लोगों की दुखती रग को छेड़ दिया है। हजारों लोग रजिस्टर कर रहे हैं, हजारों लोग कसम खा रहे हैं कि अब इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे, इन दोनों पार्टियों ने दगा की। हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी दौरे पर लगी हुई है, जिसके चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए। काफ़ी दिनों से आम आदमी पार्टी संगठन के ऊपर काम कर रही है। पंचायत के लेवल पे भी चुनाव हमने लड़े हैं और अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने वहाँ पे 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही है और अनइंटरप्टेड बिजली देने की बात की है, क्योंकि गोवा में एक तो बिजली नहीं आती, बहुत जाती है और महंगी भी बिजली है। तो इसके ऊपर जो है बड़ा एजेंडा जो है आज आम आदमी पार्टी ने गोवा में सेट किया है। बात काफ़ी गंभीर है और आम तौर पे बहुत वीडियोस आ रहे हैं जिसके अंदर दिखा रहे हैं कि जितने भी हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे लोग भर गए हैं। अगर आप किसी होटल के अंदर कमरा बुक कराने की कोशिश करें तो मुझे बताया अगस्त तक आपको कमरे नहीं मिल रहे हैं, मिड अगस्त तक। तो ये काफ़ी गंभीर बात है कि हर जगह से जब टूरिस्ट आता है तो संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। एक आदमी को भी अगर वहाँ पे है तो बहुत सारे लोगों को एक तो पहले वो कोरोना होगा और फिर वो अपने अपने राज्यों में जब वापस जाएंगे तो वहाँ पे जो है वो कोरोना फैलाएंगे। लगभग वैसी स्थिति हो जाएगी जैसी कुंभ में जो है उत्तराखंड सरकार ने जो कुंभ कराया उसकी वजह से जो स्थिति हुई, वही स्थिति दोबारा बन सकती है। और दुख काफ़ी दिनों से ये झगड़ा चल रहा है और ये इनका आंतरिक मामला है, मगर इससे पंजाब का बहुत नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि एक मुख्यमंत्री जो हर समय अपनी पार्टी की कलह को निपटाने में लगा हो, वहाँ पे उस राज्य की गवर्नेंस के अंदर जो है उस मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जा सकता। यही कारण है पंजाब में पिछले कई दिनों से बिजली का भारी संकट जो है मंडरा रहा है। उससे पहले कोरोना के संकट में भी जो है सरकार बहुत विफल रही, ये भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि इनकी आंतरिक कलह की वजह से पंजाब के लोगों का बहुत नुकसान। वहीं जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में मंगलवार की देर रात से आतंकियों और सुरक्षा कर्मियों के साथ जारी मुठभेड़ में सुरक्षा कर्मियों ने बुधवार की सुबह पाकिस्तानी लश्कर कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा के साथ 2 स्थानीय आतंकवादियों को मार गिराया है। आईजीपी ने यह जानकारी दी। आपको बता दें, पुलवामा शहर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ जहां आतंकियों की आज पहले मुठभेड़ हुई, वहां भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खबर है कि वहां और आतंकी छिपे हो सकते हैं और इधर मुठभेड़ के बाद सेना अलर्ट मोड पर है। इस दौरान पुलवामा में कर्फ्यू भी लगाया गया है ताकि आतंकी किसी घटना को अंजाम ना दे सके। वहीं दूसरी तरफ शहर में कर्फ्यू लगने के बाद पुलवामा के बाजारों में चारों तरफ सन्नाटा दिखाई दे रहा है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल खड़े दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें पाकिस्तानी लश्कर कमांडर एजाज उर्फ अबू हुरैरा शामिल है। बाकी 2 स्थानीय आतंकी हैं।
आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया है कि हुरैरा श्रीनगर और पुलवामा में सक्रिय था। एक स्थानीय आतंकी की पहचान शाहनवाज के तौर पर हुई है। मौके से हथियार बरामद किए गए हैं। शवों को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस, पुलवामा पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए। क्योंकि सिविलियन बीच में फंसे हुए थे, इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहां से। फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते एलटी का, बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया। और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। एक की शनाख्त हुआ है शाहनवाज, ये शंबोड़ा पुलवामा का है। अच्छा सर, पिछले टाइम से हम कुछ 2-3 एनकाउंटर्स हमने जो ऑब्जर्व किया है, किसी न किसी एनकाउंटर में आउटसाइडर कोई पाकिस्तानी। आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। जितना भी रिसेंटली 4-5 एनकाउंटर हुआ है, उसमें हर एक में एक एफटी मारा गया है। ये शो करता है कि लोकल टेररिस्ट के साथ एफटी भी मिलकर अटैक में इन्वॉल्व रहा है। जो हम लोग बार बार कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ है अटैक में, ये इससे प्रूव होता है। तो अभी एरिया छोड़ा गया है ऑपरेशन अभी हम लोग उसको खत्म कर दिए, लेकिन एरिया को सर्च कर लेते हैं, कहीं पुराना या जो ब्लाइंड ग्रेनेड वगैरह कहीं सेल नहीं हो, उसको सैनिटाइज कर रहे हैं। इसमें कोई और इंजर्ड है? थैंक्स गॉड अभी तक अपने साइड से। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में देर रात शुरू हुई मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता पर रक्षा विशेषज्ञ शिवली देशपांडे ने प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए। पाकिस्तान का फ्रस्ट्रेशन ये पूरे एक्टिविटीज को करवा रहा है। आज जम्मू कश्मीर में दो जगह पर मुठभेड़ शुरू है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में और आतंकवादियों में। ये उसका बहुत अच्छा नमूना। हाल ही में उत्तर प्रदेश में 2 अलकायदा के आतंकवादी पकड़े थे, जिनके पास बहुत ज्यादा आर्म्स एम्युनिशंस मिले थे, बम मिला था। और प्लस एनआईए ये जम्मू कश्मीर में बहुत सारे रेड्स कर रही है। टेरर फंडिंग के उन्होंने बहुत सारे लोग पकड़े हुए हैं और ये एक तरह से आतंकवादियों का गला घोट रही है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और भारत सरकार। और ये चीज पाकिस्तान को पच नहीं रही है। अब पाकिस्तान ने तो चुप बैठना है नहीं, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है चुप बैठना। हमको तो आता ही है हमारे मुंह के बल गिरना। तो पाकिस्तान ये सारी ऐसी हरकतें कर रही है। एक एजाज नाम का आतंकवादी, उसको मार गिराया है एक एनकाउंटर में, जो पाकिस्तान का आतंकवादी है। तो इस तरह रहेगा तो निश्चित है कि आप ब्लैकलिस्ट में आ जाएंगे एफएटीएफ के, और आपको कोई भी फंडिंग किसी भी देश से नहीं मिलेगा। अगर आपको बचना है तो ये सारी बचकानी हरकतें बंद कर दीजिए और भारत के शरण में आइए। यही आपके लिए सबसे बड़ी दवा है। वरना भारत आपको इस तरह से कटु जवाब देगी कि आप अपना मुंह ऊपर करके भी बात करने के लायक नहीं रहेंगे। एक छोटे बच्चे को जब नया खिलौना मिलता है तो वो किस प्रकार से फुदकता है, किस प्रकार से वो नया खिलौना हर जगह उसको लेके जाता है और खेलता है, उस प्रकार का हरकतें पाकिस्तान कर रही है। चाइना से उसे ड्रोन मिले हैं तो वो हर जगह अपने ड्रोन को भेज रहा है। जम्मू में हाल ही में एयरफोर्स बेस पे भेजा था, अभी आर्निया सेक्टर में घुस आया है। 13-14 जुलाई की रात को आर्निया सेक्टर में एक ड्रोन पाया गया था। उसके ऊपर तुरंत हमारे अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर किया, तब वो निकल गया वहां से। तो इस प्रकार की बचकानी हरकतें पाकिस्तान ने बंद कर देनी चाहिए। पाकिस्तान को एक कड़ा सबक सिखाने का समय आ गया है। ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है, उस ड्रोन की टेक्नोलॉजी को जाम करना ये आसान है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को लगाना हर बॉर्डर के ऊपर, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर है, एलओसी है, यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किलात आती हैं। और वो काम हमारी सरकार तो कर रही है, लेकिन फिर भी जरूरी ये है कि पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद और अफगानिस्तान पर एससीओ संपर्क समूह की बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर तजाकिस्तान के दुशांबे पहुंच चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि वो आज चीनी समकक्ष वांग के साथ में द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं और इस पर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने प्रतिक्रिया दी है। एक पाकिस्तानी एलटीटी कमांडर अबू हुरैरा भी मारे गए हैं, अलॉन्ग विथ 2 लोकल टेररिस्ट के। अबू हुरैरा का मारे जाना जो है बहुत ही बड़ी उपलब्धि है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, और उनको हम बधाई देते हैं। उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और वहाँ से आर्म्स और असला जो है रिकवर हुआ है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट से मुलाकात करेंगे
शंघाई कॉरपोरेशन मीटिंग के साइडलाइंस के ऊपर लाजमी है कि दो चीज़ों के ऊपर बड़ी बातचीत होगी। एक सिचुएशन अफगानिस्तान, उसका फॉलो आउट, और ज़रूरत है कि उसको जल्दी से जल्दी वहाँ पीस बहाल की जाए और वायलेंस को कट किया जाए। और दूसरा डिसएंगेजमेंट इन ईस्टर्न लद्दाख। ये दोनों इश्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हो सकता है कोई हल निकले। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब संसद भवन के बाहर धरने पर बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इसका ऐलान किया है। टिकैत ने कहा कि आज हम बैठक करेंगे और रणनीति बनाएंगे। 19 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि संसद भवन 200 लोग बस से जाएंगे, हम किराया देंगे, हम संसद के बाहर बैठेंगे जबकि सदन में कार्यवाही जारी रहेगी। राकेश टिकैत ने साफ किया है कि ये शांतिपूर्ण विरोध होगा। आपको बता दें कि इससे पहले टिकैत ने ऐलान किया था कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी और आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी। देखो, पूरा कार्यक्रम तो आज तय होगा हमारा, लेकिन ये है कि 200 लोग जाएंगे, बस से जाएंगे। और हम तो ये कह रहे कि डीटीसी की बस करवाओ, उसका किराया देंगे हम। भाई वहां से जाएंगे, बस से जाएंगे, किराया देकर जाएंगे और पार्लियामेंट के बाहर जाएंगे, वहां बैठेंगे। पार्लियामेंट में अंदर वो चलता रहेगा हाउस और हम बाहर बैठे रहेंगे। जब हाउस खत्म हो जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन। और इसमें पैदल मार्च नहीं है, गाड़ियों से नहीं ना गाड़ियों से, पैदल मार्च नहीं है। तो अपना बस लेके जाएंगे? हाँ, बस लेकर जाएंगे। और इसकी रूपरेखा जैसे आप कह रहे हैं कि आज तैयार होगी, इसमें बदलाव भी हो सकते हैं? नहीं, बदलाव नहीं, वो कैसे लोग जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, तो वो है सारी चीजें। आज मीटिंग हो रही और वहाँ पे राजवीर सिंह और लोग सारे पदाधिकारी हैं वहाँ पे, तो आज पूरा रूपरेखा। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने महंगाई, वैक्सीनेशन और कई अन्य मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सबसे पहले महंगाई और वैक्सीनेशन के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। साथ ही उन्होंने केजरीवाल के दौरे को लेकर और पंजाब की सियासत पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। जनता को तो अपना कर्तव्य, कोरोना की से सावधानी बरतने वाला कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए, पर प्रश्न ये है कि क्या भाजपा की केंद्रीय सरकार टीका देने का अपना कर्तव्य निभा रही है। एक तरफ टीकाकरण में 60% गिरावट आई है, दूसरी तरफ तेल के दाम 60 बार उसमें बढ़ावट आई है, जो दर्शाता है भाजपा केंद्रीय सरकार की आजकल केवल एक नीति है कि जनता को टीके के लिए तरसाओ और महंगाई से रुलाओ। केजरीवाल जो है दूसरी तरफ कह रहे हैं दिल्ली में वैक्सीन नहीं है, अमरिंदर सिंह कह रहे हैं पंजाब में वैक्सीन नहीं है, बाकी राज्यों में कह रहे हैं वैक्सीन नहीं है। तो आज भाजपा को ये उत्तर देना चाहिए कि जिस नई वैक्सीन पॉलिसी के उन्होंने ढोल बजाए थे, आज वो वैक्सीन पॉलिसी फटे डोल वाले हाल क्यों हो गए हैं। भाजपा किस रूप में ये जो लक्ष्य है कि साल के अंत तक देश की अधिकतर जनता को दोनों टीके मिल जाएंगे, वो लक्ष्य को कैसे पूरा करेगी। देखिए, जो श्री नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अपने ठोको ताली स्टाइल में ट्वीट करके आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया है कि जो उनका लीडरशिप का और जो नियत और नीति का खजाना है वो बिल्कुल खाली है और पंजाब में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। कि आम आदमी पार्टी की अपने प्रचार करने के पास ना तो नियत, न नीति, न नेता है और वो कांग्रेस के नेताओं पे निर्भर होकर प्रचार करना चाहती है। सत्य तो ये है कि जो श्री केजरीवाल जी हैं वो केवल राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। उनके वचन में कोई जोर नहीं है, उनका वचन खाली है। आज दिल्ली में की टूटी में नल में पानी नहीं है और देश भर में वो मुफ्त बिजली के वादे करने, कहानियां बेचने का काम कर रहे हैं। सत्य तो ये है, पंजाब की जनता ने तय कर लिया है कि पंजाब की जनता ने नप देनी है किल्ली और भगा देना है केजरीवाल जी को वापस दिल्ली। देखिए, पंजाब को लेके जो सूची है वो जल्द आने वाली है और इस सूची से, जैसे मैंने कहा
कि जो कांग्रेस की सरकार 2022 में दोबारा से आने वाली है, कांग्रेस की होगी बल्ले बल्ले, बाकी सब राजनीतिक दल रह जाएंगे थल्ले तल्ले। तो क्या कहते हैं कि इस जो खुशखबरी है, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी का झंडा लगाता है, जो पोस्टर लगाता है, उसमें भी एक नई ऊर्जा आएगी इस घोषणा से, और जो कांग्रेस का परचम दोबारा से पंजाब में मजबूती से लहराएगा। पंजाब कांग्रेस में कलह थमने के बदले विवाद के नए मोर्चे खुल जाते हैं। पार्टी में अनुशासनहीनता का आलम यह है कि एक नेता के बयानबाजी पर पार्टी नेतृत्व संज्ञान लेता है कि तब तक दूसरा बयान आ जाता है। इस हालातों पर बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। तो कल आ चुकी है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि आम आदमी पार्टी वही एजेंडा चला रही है जो एजेंडा कांग्रेस को चलाना चाहिए था, और जो एजेंडा नवजोत सिंह सिद्धू चला रहे थे, कि कांग्रेस की सिर फुटेल और कांग्रेस सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार कितनी बड़ी असफल है, इसका सर्टिफिकेट खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने कल वो ट्वीट करके बता दिया, और उन्होंने नंबर भी दे दिए 0, क्योंकि कोई भी मुद्दा एड्रेस ही नहीं हुआ। जो मुद्दे उन्होंने स्पष्ट कहा कि विपक्ष की पार्टी वो एड्रेस कर रही है, हम सत्ता में इसको एड्रेस नहीं कर पाए। तो खुशखबरी तो रावत साहब पंजाब में आ चुकी है, सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को 0 नंबर दे दिया। जैसे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो वादे पूरे करने के लिए बात की थी, एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए, चाहे वो 90,000 करोड़ का किसानी कर्जा हो, चाहे नौजवानों के जेब में मोबाइल हो, चाहे आटा राशन के साथ चाय पत्ती और घी देने की बात हो। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पूर्णतः फेल है, हम काफी समय से कह रहे हैं, और अब नवजोत सिंह सिद्धू ने भी उस पर मोहर लगाई है कि पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार एक भी एजेंडा लागू नहीं कर पाई। बाकी रही बात सिद्धू की, सिद्धू ट्वीट खेल रहे हैं, जमीन पर बिल्कुल नहीं है, ना अपने चुनाव क्षेत्र में है, ना अपने घर पे है। पंजाब में कहीं भी सिद्धू पिछले 5 साल में या तो मंत्री पद भोगते रहे या ट्वीट खेलते रहे। पंजाब की जनता दोनों से ही दुखी है, चाहे वो सिद्धू हो चाहे कैप्टन हो, और ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, ऐसा ट्वीट करना, या रास्ता ढूंढा जा रहा है कि किस टीम का मेरे को कैप्टन बनना। लेकिन पंजाब की चिंता दोनों को नहीं। ऐसा ये मैं समझता हूं सबसे बड़ा क्राइसिस कांग्रेस केंद्र में है कि जब वो बाबुओं से बात कर रही है, पॉलिटिकल अपने नेता, कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां से वापस चले गए, मिलने का समय नहीं दिया, और उसके सलाहकार से बात करके आप क्या सिग्नल देना चाह रही हैं कि मुख्यमंत्री से इंपॉर्टेंट उसका सलाहकार है, और मुख्यमंत्री के लिए समय नहीं है और सलाहकार के लिए समय है। अब बाबू गिरी पे भी उतर आई है कांग्रेस, दुर्भाग्य है। ऐसा कि पूरी की पूरी तेलंगाना की कांग्रेस दुखी है। एक ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है जिसको चंद्रबाबू नायडू का राइट हैंड मानते हैं, यानी चंद्रबाबू नायडू अब कांग्रेस की तेलंगाना की पार्टी को भी चला रहे हैं। जनता में चर्चा है, लेकिन अब तो खुलकर कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मोटा लेन देन, थैलियों का बंटन हुआ। अब जो लेने वाला जाने या देने वाला जाने, लेकिन तेलंगाना की जनता कांग्रेस की गिरती हुई साख और बिकती हुई सीटें और टीडीपी के हाथ में खेलता हुआ तेलंगाना देख रहे हैं, जिसका आने वाले समय में बहुत बड़ा असर होगा। तेलंगाना की जनता किसी भी सूरत में तेलंगाना ना बने उसके लिए प्रयास करने वाली टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू के किसी व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष, वो भी तेलंगाना। पहाड़ी पर्यटन स्थलों और बाजारों में बड़ी संख्या में बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हुए भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है। हिल स्टेशन पर उमड़ रही भीड़ पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने चिंता जताई है। देखो, थर्ड वेव को हमने ऑलरेडी इनवाइट कर दिया है। जनता ने बात सुननी चाहिए प्रधानमंत्री की, राज्य के मुख्यमंत्री की। कोई नहीं चाहता कि इस प्रकार से लॉकडाउन रहे, लोगों के ऊपर निर्बंध बने, कोई नहीं चाहता है।
लेकिन ये हमारी सबकी मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, सबकी मजबूरी है। अब हम देख रहे थे टूरिस्ट प्लेस में, चाहे कुल्लू मनाली हो, चाहे शिमला हो, चाहे और जगह पे, चाहे दिल्ली का सदर बाजार हो, जिस तरह से भीड़ हो रही है, तो अब तक दूसरी लहर थमी नहीं है और हम लोग सीधे बाहर निकले। लोगों की भी ज़रूरतें है, हम मानते हैं, लेकिन जान पर जोखिम डालकर अगर आप करना चाहते हो तो आप सरकार और खुद की जान दोनों को खतरे में डाल रहे हो। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता ये समझ रही है कि वेदर जिस तरह की वार्निंग होती है उस तरह से कोविड की वार्निंग को लोग ले रहे हैं? कोविड कल तो जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने बताया है कि ये मौसम की वार्निंग नहीं है, आप सीरियसली लेना चाहिए। और हमारा भी यही कहना है कि सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आपने देखा क्या हो गया है 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, घर घर में जो एक वेदना और दुख की घड़ी आई थी सबके, वो नहीं आनी। देखिए, बात तो सही है कि वैक्सीन की कमतरता है और बहुत से राज्यों में है, चाहे केंद्र की सरकार कुछ भी कहे, लेकिन राज्य में अभी कल ही मैं देख रहा था राजस्थान में जिस प्रकार से वैक्सीन के लिए भीड़ उमड़ी है, पटना में देख रहा था मैं, क्यों हो रहा है? ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी है कि सही मात्रा में वैक्सीन का सप्लाई करे, लेकिन नहीं हो रहा है। ये बात तो सही, तो उसमें गलत क्या है? बातचीत तो होनी चाहिए ना। वहाँ जो हो रहा है सीमा पर, वो ठीक है, हम उसको मुकाबला करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पहाड़ी पर्यटन स्थलों और बाजारों में बड़ी संख्या में बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हुए भीड़ का उमड़ना चिंता का विषय है। इस पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने भी चिंता जताई। आप भी सुनिए क्या कहा है। देखिएगा, ये प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी दूरदृष्टि है। हर बार उन्होंने पहली वेव में भी बड़े अच्छे ढंग से उसको टैकल किया और सेकंड वेव के बारे में उनको बता दिया था। ऐसे ही हमारा मानना है कि पहले जान बचनी चाहिए। धार्मिक आस्थाओं के प्रति हमारा पूरा भाव रहता है और उनको घर में बैठकर भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन जीवन बचाना बहुत जरूरी है। और जैसा प्रधानमंत्री, स्वाभाविक है कि आज प्रकार से देखते हैं कि टूरिज्म प्लेसों पर भी और अनेक धार्मिक स्थलों पर भी सभी जगह कोरोना कोविड-19 का पालन कई जगह इग्नोर किया जा रहा है। मेरा यही आग्रह है समझ जनता से कि वह कोविड-19 का पालन करें और कोविड-19 से आप अगर बचेंगे तो सारी चीज़ें स्वस्थ और सही तरीके से रह पाएंगी। इसलिए उनकी चिंता स्वाभाविक है और सभी राज्य सरकारों को उसका पालन करना चाहिए। क्या है कि कोविड को लेकर जो ये बार बार वार्निंग दी जा रही है, इसको लोग वेदर अपडेट की तरह ले रहे हैं। लोग इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हैं। जी, सही बात है ये कि आप इसको अगर सीरियस नहीं समझेंगे तो जितनी आपदा हमने सेकंड में देखी है, एक एक परिवार के जिसके परिवार से जाता है उसी को मालूम पड़ता है और वो अपडेट भी रहते हैं। लेकिन इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। अनेक देशों की हम देख रहे हैं कि बुरी हालत हो रही है और आज जिस प्रकार से केरल और महाराष्ट्र इसको सीरियसली नहीं ले रहा है, यही कारण है कि आज जितने केस बढ़े उनमें आधे से ज्यादा ये केरल और महाराष्ट्र के। इसका कारण यही है कि वहां पर गैर भाजपा सरकार होने के कारण और जो उनको टैकल कर रहे हैं उनकी केंद्र सरकार के प्रति कोई भी सहानुभूति, किसी भी सद्भावना नहीं है और बल्कि वो जनता को इसका शिकार हो। नोएडा में लोगों की ओर से लगातार कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और इसे लेकर अब पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। अब पुलिस की ओर से बाजारों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है और लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करने की लगातार अपील की जा रही है। देखिए, हम लोग प्रतिदिन कोविड के गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सड़कों पे होते हैं और आज भी हमारी टीम सड़कों पे है। आगामी जो पर्व त्यौहार हैं उसके लिए यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए हम लोग सड़कों पे पैदल मार्च कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं और लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। जो कोविड का खतरा अभी मंडरा रहा है उसको लेकर के सब लोग अलर्ट रहें। जो 3 गोल्डन रूल हैं उसका कंप्लायंस हो, वायलेशन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग सड़कों पे हैं। अभी हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं सभी लोगों को कि सभी लोग अनुपालन करने में, जहाँ भी अगर इनके द्वारा उल्लंघन किया जाएगा उसमें हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।
ये भी मैसेज देना चाहते हैं। अभी सेक्शन 144 इम्पोज्ड है, उसका कंप्लायंस पूर्णतः किया जाएगा। इसके लिए भी हम लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी अनाउंसमेंट किया है, PS सिस्टम हमारा लगातार चल रहा है। जितने हमारे पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं सबसे